Hello everyone. Welcome to Study IQ. My name is Shikha Puri and in this session we will discuss about most important MCQs of Contract Act 1870. हम आज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एमसीक्यूज की बात करने जा रहे हैं और आप किसी भी स्टेट के जुडिशरी के एग्जाम की बात कर लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एमसीक्यूज आते हैं, तो हम आज यही बात करने वाले हैं। और वैसे भी प्री में क्या आएगा, एमसीक्यू आएंगे, प्री निकलेगा तभी तो मेंस की तरफ चलेंगे। तो प्री को हमको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। और आज जो हम एमसीक्यूज करने वाले हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन नेक्स्ट हम सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि मैंने आपको क्वेश्चन बताया और उसका आंसर, बस इतनी सी बात। हम पूरा का पूरा टॉपिक को एनालाइज करेंगे, जो भी क्वेश्चन जिस बारे में बात कर रहा हूँ टॉपिक के बारे में पूरी अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। अच्छे से हम उसको एनालाइज करेंगे ताकि हमारे, अगर हम आज 10 क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो आपके 10 टॉपिक क्लियर होके जाएं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, राइट। तो दिस सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दैट इज द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट। अब मुझे बताइए कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से क्या बात कर रहा है। नथिंग तो कह रहा है लेकिन पूछ भी रहा है कि है क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ऑप्शंस में देख लेते हैं क्या बात हो रही है। अ चाइल्ड ऑफ कमर्शियल डीलिंग, अ चाइल्ड ऑफ रिलीजन, अ चाइल्ड ऑफ डे टू डे पॉलिटिक्स एंड अ चाइल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। डी ऑप्शन बात करता है अ चाइल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। अब जब ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, देखिए आते भी हैं पेपर में, ऐसे क्वेश्चन आ भी जाते हैं और क्या होता है ये इजी भी होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमको एनालाइज करना है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कमर्शियल डील करता है क्या, रिलीजन के बेसिस के ऊपर है क्या, अ चाइल्ड ऑफ डे टू डे पॉलिटिक्स है क्या। यहाँ पर खुद ही ऑप्शन से एनालाइज कर लो, ठीक है। आई विल गिव यू सम टाइम और आप मुझे इसका आंसर बताएंगे, उसके बाद में इसको अच्छे से एनालाइज करते हैं इस क्वेश्चन। चलिए बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। इज इट ए, इज इट बी, इज इट सी और इज इट डी? बताइए। तो देखिए अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें तो इसका फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा कमर्शियल डीलिंग के बारे में। रिलीजन में कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट, रिलीजन का चाइल्ड की बात करें या चाइल्ड ऑफ रिलीजन, कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया। कमर्शियल डीलिंग इसका आंसर होगा। वाई? बिकॉज आप देखिए आए दिन हर रोज हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। मान लीजिए आपको सुबह सुबह आपकी मदर ने दूध लाने के लिए भेज दिया। अब जब आप शॉपकीपर के पास गए, आप दूध लेने गए, तो आपने बोला भैया मुझे दूध दे दीजिए, ये लीजिए पैसे। तो यहाँ पर आपने एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट किया। वाई? बिकॉज आपने एक कंसिडरेशन अमाउंट दिया उसको और उसने उसके बदले में आपको कोई चीज दी, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। आए दिन हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये क्या होता है, कमर्शियल डीलिंग। कमर्शियल डील कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट अ चाइल्ड ऑफ कमर्शियल डील। अब अगर बात करें कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू फोर्स कब, फोर्स कब हुआ, केम इनटू फोर्स कब आया, तो देखिए कब आया है, 1 सितंबर 1872 को। ऐसे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं हमारे कि द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू फोर्स और आपको ऑप्शन दे देंगे। तो कब आया है, 1 सितंबर 1872, राइट। नेक्स्ट चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्या बात कर रहा है, ए promises to deliver his watch to B and in return B promises to pay a sum of rupees 2000. This is it. अब ये अगर हम बात करें तो ये इलस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम्पल बेस्ड, इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और ये सीधी सीधी जो बेयर एक्ट है उसके सीधे सीधे इलस्ट्रेशंस आपको आ जाएंगे। तो यहाँ पर अब बात कर रहा है कि ए ने क्या किया, ए ने प्रॉमिस किया बी को कि जो वो है वो उसको वॉच डिलीवर करेगा और इन रिटर्न बी ने क्या प्रॉमिस किया कि मैं आपको 2000 रुपए दूंगा। अब मुझे बताइए ये क्या है, ये क्या एग्रीमेंट है, ये प्रपोजल है, एक्सेप्टेंस है, ऑफर है, ये ना। ये आपको क्वेश्चन किस तरह से आएगा, अगर आपने डेफिनेशन पार्ट जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का डेफिनेशन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई मेक अ वीडियो जिसमें डेफिनेशन पार्ट के हम बारे में बात करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसी से ही क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। तो देखो अब इसका आंसर मुझे बताओ कि क्या होगा। ए ने प्रॉमिस किया बी को कि मैं आपको वॉच डिलीवर करूंगा और बी ने उसके बदले प्रॉमिस किया कि मैं आपको 2000 रुपए दूंगा। अब ये एग्रीमेंट हुआ कि प्रपोजल हुआ, एक्सेप्टेंस की ऑफर हुआ? चलिए मुझे बताइए, वेट करते हैं आपका, उसके बाद में इसका आंसर की तरफ चलते। तो इसका आंसर होगा ये ऑप्शन, एग्रीमेंट, ठीक है। प्रपोजल कैसे हुआ, अभी सिर्फ प्रपोजल तो तब होता जब सिर्फ ए कहता कि मुझे आपकी घड़ी क्या है, मैं आपको अपनी घड़ी देना चाहता हूँ। ये उसने एक प्रपोजल रखा, ये उसने एक ऑफर रखा, ठीक है। एक्सेप्टेंस की, हाँ जी मैं भी लेना चाहता हूँ, ये पैसे मैं आपको दूंगा। इस तरह से अगर हम बात करें प्रपोजल और ऑफर और एक्सेप्टेंस भी बहुत वाइड टॉपिक है कि एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है,
बहुत ही वाइड टॉपिक है, इसको अच्छे से समझना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, ए ने प्रॉमिस किया, बी ने उसके बाद में बोला कि हाँ जी, मैं भी आपको बदले में प्रॉमिस कर रहा हूँ कि ये क्या है 2,000 आप रुपए लीजिए और मुझे वॉच दे देना। यहाँ पर एक कंसिडरेशन अमाउंट की भी बात हुई। तो ऐसे प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस ही क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे एग्रीमेंट। तो ए ऑप्शन। और अपने ये किस सेक्शन में बात करता है? 2E। सेक्शन 2E ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टॉक्स अबाउट एग्रीमेंट। देखिए क्या लिखा है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर फॉर्मिंग द कंसिडरेशन। ए ने प्रॉमिस किया बी को, और क्या उसमें पैसे जुड़े हुए थे, तो वो क्या था? कंसिडरेशन अमाउंट था। तो ये क्या बन गया? हमारा एग्रीमेंट हो गया। और 2H में बोला गया, 2H में बात की गई है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। और कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहा गया है कि एग्रीमेंट जो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होते हैं वो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट। सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बन सकते। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। व्हाई? बिकॉज अब यहां पर ही मान लो, यहां पर लिखा है सीधे इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। अब अगर ये जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा उसी एग्जाम्पल को ले लो, और यहां पर ए ने बी को बोला होता कि सर आप कीजिए, मैं आपको 2 लाख रुपया दे रहा हूं और आप बदले में क्या करोगे? बी को मार के आओगे। अब हुआ तो ये भी एग्रीमेंट है। यहां पर भी बात क्या हुई, ए ने प्रॉमिस किया और बी ने बोला हाँ जी मैं ये करूंगा, मैं सी को मार के आ जाऊंगा। एक तरह से एग्रीमेंट हुआ, कंसिडरेशन भी हुआ, 2 लाख रुपए हुए। तो लेकिन या ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा? ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। वाई? बिकॉज दिस इज नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। ये इन्फोर्सिएबल बाय लॉ ही नहीं है, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट्स की भी अगर हम बात करें, अगर एग्रीमेंट की अगर हम बात करें, तो बहुत अलग अलग टाइप की हो जाती है। वाइड हो जाता है, इम्प्लाइड हो जाता है, अलग अलग तरीके से बात हो जाती है। तो ऐसे एग्रीमेंट्स जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं होते, जो इलीगल, यहां पर तो ये फैक्टर आ जाते हैं, कुछ फैक्टर इलीगल, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ठीक है। यहां पर ये बात हो गई। 2H हमारा बात करता है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, और 2E बात करता है हमारा एग्रीमेंट के बारे में। नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज हमारा थर्ड जो क्वेश्चन है वो किस बारे में बात करता है? ए लेंड्स रुपीज 10 लाख टू बी फॉर अ ईयर। ए ने कहा कि ए पर्सन कह रहे हैं यहां पर कि मैं आपको 10 लाख रुपए दे रहा हूं बी को फॉर 1 ईयर, टाइम लिमिट भी दे दिया। अब आफ्टर 1 ईयर्स ए राइट टू रिकवर द मनी फ्रॉम बी इज पर राइट की बात हुई है कि राइट इन रेम, राइट इन पर्सनम, सी मॉरल राइट, डी सिविल राइट। यहां पर आप पहले मुझे आंसर बताइए, उसके बाद में इसको एनालाइज करेंगे, इस क्वेश्चन को अच्छे से। चलिए बताइए। तो जो इसका आंसर है वो बन जाएगा बी ऑप्शन, दैट इज राइट इन पर्सनम। अब देखिए, अब बात करते हैं। अब यहां पर जो और निकल के निकला है इस क्वेश्चन से, वो क्या निकला है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो हमारा है वो आपको राइट किसका देता है? वो आपको राइट देता है राइट इन पर्सनम, पर्सनम राइट देता है। एंड व्हाट इज राइट इन रेम और राइट इन पर्सनम, ये है क्या मैम? बात की तो राइट इन रेम होता है राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड। आपको पूरी की पूरी दुनिया के अगेंस्ट एक राइट मिला है। मतलब आपने घर खरीदा, अब आपने ये घर खरीदा तो ये आपका राइट इन रेम है। मतलब आप पूरी दुनिया को कह सकते हो कि ये मेरा घर है, ठीक है, और कोई भी यहाँ पे ट्रेस पास नहीं करेगा। ये आपका पूरा राइट इन वर्ल्ड हो गया अगेंस्ट। बट राइट इन पर्सनम होता है आपको एक स्पेसिफिक, किसके लिए? आपको पर्सन या फिर पर्सन्स, जो बहुत ज्यादा पर्सन होते हैं उनके अगेंस्ट आपको राइट मिलता है। मतलब ए ने बी के साथ बिजनेस स्टार्ट किया और यहाँ पर उन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया, और उस कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ज्यादा क्लॉजेस थे, बहुत ज्यादा ऑब्लिगेशन। मान लो उस कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन क्लॉज भी इन्होंने डाला हुआ था, और ये डाला होता हम लड़ेंगे है ही नहीं, मतलब डाला था हमने, लड़ना ही नहीं है। अब ये क्लॉज इन्होंने डाला है कॉन्ट्रैक्ट में, तो ये इन दोनों को आपस के लिए राइट मिला है। अब ये दोनों एक दूसरे को स्यू कर सकते हैं कि अगर इन्होंने ये क्लॉज नहीं निभाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि बी पूरी दुनिया को ये लग जाए करने की, देखिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, मेरे साथ कोई नहीं लड़ेगा। तो उसको पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट ये राइट नहीं मिला हुआ, ये उसको सिर्फ एक पार्टी, ए पर्सन के अगेंस्ट राइट मिला है। तो यहां पर भी अगर ए लेंड्स रुपीज 10 लाख टू बी फॉर अ ईयर, तो आफ्टर 1 ईयर A's right to recover the money from B is right in personam। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? करेक्ट ऑप्शन वुड बी बी ऑप्शन, दैट इज राइट इन पर्सनम। थोड़ा ना वर्ड से ही, टाइटल से ही समझ जाया करो। पर्सनम मतलब पर्सन, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, राइट इन रेम प्री सपोजेज अ ड्यूटी टू रिकॉग्नाइज द राइट इम्पोज्ड ऑन ऑल पीपल इन जनरल।
कि ऑल पीपल के बारे में बात करता है। लेकिन इन कॉन्ट्रास्ट अ राइट इन पर्सनम प्रीसपोजेस अ ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन अ स्पेसिफिक पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन्स, कि जिसके साथ आपने वो कॉन्ट्रैक्ट किया होगा आपको उसके अगेंस्ट, राइट। नेक्स्ट आ जाइए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन किस बारे में बात करता है। इन विच केस इट वॉज हेल्ड दैट कॉन्ट्रैक्ट थ्रू टेलीफोन इज कंक्लूडेड एट द प्लेस वेयर एक्सेप्टेंस इज हर्ड। क्वेश्चन क्या बात कर रहे हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अ, अच्छे से ये इस क्वेश्चन को पूछा गया, और इस क्वेश्चन से क्या होगा, आपका केस लॉ भी मतलब एक तरह से पूरा टॉपिक ही कवर हो जाएगा। देखो क्या बात की गई है कि किस केस लॉ में हुआ है ये बात, कि जब कॉन्ट्रैक्ट टेलीफोन से होगा तो उसको मान लेंगे कि अब ये कंक्लूड हो गया जब उसकी एक्सेप्टेंस क्लियर हो गई, सुन ली गई। मतलब ए ने टेलीफोन किया बी को कि मैं आपकी घड़ी खरीदना चाहता हूँ, बी ने उस बात को एक्सेप्ट कर लिया फ़ोन में कि हाँ, मैं आपको घड़ी खरीद दे दूँगा, आप इतने पैसे देना मुझे, इस तरह से कन्वर्सेशन हुई वहाँ पे, कंक्लूड हो गया। तो इस कन्वर्सेशन, इस टेलीफ़ोनिक कन्वर्सेशन जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है यहाँ पर, किस केस में बात की गई है? लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल, भगवान दास गोवर्धन दास केडिया वर्सेस एम.एस. गिरधारी लाल परषोत्तम दास, सत्याव्रता घोष वर्सेस मुगनीरम बेंगर। चलिए इसका मुझे आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? केस लॉ है यहाँ पे, आपका केस लॉ पक्का होने वाला है यहाँ। चलिए बताइए, ए बी सी डी क्या ऑप्शन रहने वाला है? ए बी सी, ऐसे ही तुक्के मत मार देना, थोड़ा समझना इसको। ठीक है, चलिए मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। द राइट आंसर इज सी ऑप्शन, दैट इज भगवान दास गोवर्धन दास केडिया वर्सेस एम.एस. गिरधारी लाल परषोत्तम दास। बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और किसके बारे में बात की गई है? टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में जब आपका क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसके बारे में बात की गई है। 1966 की जजमेंट है। अब उस टाइम अगर आप एनालाइज करो, देखो, नोटिस किया होगा, तो वहां उस टाइम पोस्ट बहुत ज्यादा चलती थी, थ्रू पोस्ट। अब ये इंस्टाग्राम फेसबुक इनकी पोस्ट के बारे में बात नहीं हो रही, उस टाइम तो ये सब कुछ नहीं था। पोस्ट, जो टेलीग्राम होते थे, जैसे वाया पोस्टमैन, ये सब चीजें, तो उसके बारे में बात हो रही है। तो ज़्यादातर इस तरह से बातें होती थी। लेकिन फिर टेलीफ़ोन आया, तो अब जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी आती है, वैसे-वैसे रूल्स, लॉ भी बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, केस ऑफ भगवान दास गोवर्धन दास केडिया, एम.एस. गिरधारी लाल परषोत्तम दास, व्हिच इज़ कंसीडर्ड टू बी अ लैंडमार्क केस इन इंडियन लॉ डिस्क्राइबिंग कम्युनिकेशन यूजिंग इंस्टेंटेनियस मेथड, दैट इज़ टेलीफ़ोन। टेलीफ़ोन के द्वारा जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है? तो यहाँ पर इस केस ने सीधे-सीधे क्या बात की कि कंक्लूड कर लिया जाएगा, मान लो ए ने क्या किया, फ़ोन किया बी को, मतलब जो हमने अभी ऑप्शन देखा कि मुझे मान लो आपका घर खरीदना है। बी भी मान गए और बी ने बोला कि हाँ, इस अमाउंट में मैं आपको घर बेच दूँगा, और यहाँ पे इनकी कन्वर्सेशन। तो यहाँ पर मान लिया जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है यहाँ पे आपका। कब? जब बी ने फ़ोन में ही एक्सेप्ट कर लिया हो। अब इस केस में सीधे-सीधे बात की गई कि ये पोस्ट नहीं हो रहा, कि अभी लेटर जाएगा और लेटर पहुँचेगा, किस दिन पहुँचेगा, ऐसा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस है। मतलब आपने कॉल किया और विद इन नैनो सेकंड्स वो बात किसके पास पहुँच जा रही है? बी के पास पहुँच जा रही है। तो उसने भी जब वो एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है? ये बात हुई। लेकिन बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पहलू ये भी आ जाता है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में, कि जो बी पर्सन है यहाँ पर, उनको क्या होना चाहिए, उनको बात सुनी होनी चाहिए, उनको प्रॉपर हियर होनी चाहिए वो बात। ऐसा ही नहीं है आप यही बोलते रहेगा कि एम आई ऑडिबल टू यू, एम आई ऑडिबल टू यू, ऐसा नहीं होगा। प्रॉपर उनको बात आपकी सुनी हुई होनी चाहिए, ये होती है। ठीक है? तो दिस वाज़ द केस लॉ, दैट इज़ भगवान दास गोवर्धन दास केडिया वर्सेस एम.एस. गिरधारी लाल परषोत्तम दास, राइट? नेक्स्ट चलिए हमारा, द टर्म कॉन्सेंस एड आइटम मीन्स, बताइए मुझे इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? नो एग्रीमेंट कैन हैव मोर देन वन मीनिंग, टू अग्री द सेम वे, टू अग्री ऑन द सेम थिंग विद सेम सेंस, टू अग्री फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन द सेम सेंस। चलिए मुझे इसका मतलब बताइए, इस हमारी मैगज़ीन का क्या मीनिंग है? कॉन्सेंसस एड आइडम, कॉन्सेंसस एड आइडम हमारी जो मैगज़ीन है, इसका क्या मतलब होगा? फिर उसके बाद एनालाइज़ करेंगे क्या है। चलिए, बहुत ही बेसिक, बहुत जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट प्रिंसिपल, इसी बारे में बात करता है हमारा, ठीक है? तो अब मुझे इसका आंसर चाहिए आपसे, क्या होगा? नो एग्रीमेंट कैन हैव मोर देन वन मीनिंग, कि एक एग्रीमेंट का एक से ज्यादा और मीनिंग नहीं हो सकता। टू अग्री द सेम वे, कि जो पार्टीज है वो सेम वे से एग्री कर रही हैं। टू अग्री ऑन द सेम थिंग विद सेम सेंस,
एक बात पे आप एग्री कर रहे हो विद सेम सेंस, दिमाग में भी आपके यही है कि वो भी इस तरह से सोच रहा है, मैं भी इसी तरह से सोच रही हूँ। टू अग्री फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन द सेम सेंस, अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए आप क्या कर रहे हो, एग्री कर रहे हो, लेकिन सेंस सेम है। इसका ऑप्शन क्या? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज टू अग्री ऑन द सेम थिंग विद सेम सेंस। इसका मतलब क्या है? मीटिंग ऑफ माइंड्स, मीटिंग ऑफ माइंड जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला प्रिंसिपल ही यही है, यही देखा जाता है कि अगर ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो क्या इनका सेम थिंग, ये सेम चीज पे एक्सेप्ट कर रही हैं बातों को और सेम इनकी सेंस चल रही है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि ए ने बी को कॉल किया और कहा कि मुझे आपके जो कंपनी के स्टॉक्स हैं वो खरीदने हैं, ठीक है? और यहाँ पर बी को क्या लगा कि ये मेरे बिज़नेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो क्या पता ये मेरा पूरा बिज़नेस खरीदना चाह रहा है। इस तरह से बी को ये लगा और ए ने अपना बोला था कि मुझे आपके स्टॉक्स खरीदने हैं, लेकिन बी को कुछ और लगा और बी ने भी येस कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ? ए का कुछ अलग सेंस था, ए का मोटिव कुछ अलग था, बी का मोटिव कुछ अलग था, बी का कुछ अलग सेंस से वो एग्री किया है। तो यहाँ पे ये फैक्टर नहीं चलेगा। कॉन्सेंसस एड आइटम बात ही करता है मीटिंग ऑफ माइंड, दोनों का माइंड सेम होना चाहिए। मतलब अगर ए ने कहा होता कि मुझे आपका बिजनेस खरीदना है, तो यहाँ पर सही होगा क्योंकि बी का भी यही मानना है कि इसने मेरा बिजनेस खरीदना है। तो यहाँ पे मीटिंग ऑफ माइंड बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। लिखा गया है consensus ad item in contract law means there has been a meeting of the minds of all parties involved and everyone involved has accepted the offered contractual obligation of each party। जो भी ऑब्लिगेशन है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में बातें लिखी गई हैं, वो सारी पार्टीज ने मानी है और सेम सेंस में मानी है। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, दैट्स द फाउंडेशन ऑफ इन्फोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट्स। फाउंडेशन है ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट की कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो रहा है तो ये बात होनी ही होनी चाहिए कि मीटिंग ऑफ माइंड्स, राइट? तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट आंसर है। और ये एक टॉपिक है, मीटिंग ऑफ माइंड से हमारा बात होता है कि कॉन्ट्रैक्ट जब देखते हैं तो मीटिंग ऑफ माइंड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन डज नॉट कम विद इन द अनड्यू इन्फ्लुएंस रिलेशनशिप। यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस रिलेशनशिप की बात हो रही है, ठीक है? तो इस टॉपिक में जब तक अगर ये टॉपिक नहीं पता होगा तो फिर आपको इसका आंसर कैसे पता होगा, ठीक है? पहले पर मुझे आंसर जानना है आपसे और उसके बाद में बात करेंगे। मुझे ये भी तो जानना है ना कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, किस तरह से आप पढ़ रहे हो। तो पहले आई वांट योर आंसर्स, देन उसके बाद में हम क्या बात करेंगे, उसके बाद में हम बात करेंगे हमारे एनालाइज करेंगे। चलिए मुझे बताइए आंसर। ए ऑप्शन, डॉक्टर एंड पेशेंट, अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में बात की गई। क्या डॉक्टर एंड पेशेंट का जो रिलेशनशिप है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर आ सकता है? कस्टमर एंड शॉपकीपर का रिलेशनशिप आ सकता है, लॉयर एंड क्लाइंट का रिलेशनशिप आ सकता है, मास्टर एंड सर्वेंट का रिलेशनशिप आ सकता है हमारे अनड्यू इन्फ्लुएंस। बताइए ए बी सी डी, इसका आंसर क्या होगा? डज नॉट कम पूछा है कि कौन सा यहाँ पर नहीं आएगा, डज नॉट कम। तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज कस्टमर एंड शॉपकीपर। कस्टमर एंड शॉपकीपर का कोई ऐसा, ये इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो ऐसा नहीं है कि वो अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर आ जाए। व्हाट इज दिस थिंग, क्या है ये अनड्यू इन्फ्लुएंस? ये मतलब है कि दो पार्टीज है और उनमें से एक, मतलब दोनों का इस तरह का रिलेशन है कि एक पार्टी दूसरी को इन्फ्लुएंस कर सकती है। मतलब एक पार्टी की पोजीशन जो है वो अथॉरिटेटिव पोजीशन है, ऐसी अथॉरिटी में है कि वो बी को बोलेगी कि आप ये काम करिए और बी शायद उस इन्फ्लुएंस में आकर या फिर उनकी बात माने या फिर उस डर में वो काम कर देगा। वो कॉन्ट्रैक्ट किसी के भी साथ साइन कर सकता है। मान लो ए एंड बी आर हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड ने बोला कि मैं बी जो आपके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है वो अपने नाम करवाइए जैसे भी करके, नहीं तो मैं आपको छोड़ दूंगा। तो यहाँ पर क्या होगा? बी ने अगर कॉन्ट्रैक्ट किया, मतलब उनका विलफुल बिल्कुल भी नहीं था, उनका इंटेंशन नहीं था कि उनको कॉन्ट्रैक्ट करना है, उनको जो अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी अपने नाम करवानी है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस अनड्यू इन्फ्लुएंस उन्होंने क्या किया? ये कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, अपने पेरेंट्स के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा? ये अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा। वैसे ही डॉक्टर एंड पेशेंट का रिलेशनशिप होता है, लॉयर एंड क्लाइंट का होता है, मास्टर एंड सर्वेंट का होता है, क्योंकि इनकी पोजीशन का एक अथॉरिटेटिव पोजीशन है यहाँ पे, राइट? तो अनड्यू इन्फ्लुएंस हमारे किस सेक्शन में आता है? सेक्शन 16 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बात करता है अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में। क्या है? इज एन इक्विटेबल डॉक्ट्राइन इन कॉन्ट्रैक्ट लॉ that refers to circumstances in which an individual with more power places improper pressure on the weaker party।
टू इंड्यूस देम इनटू एंटरिंग अ कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट देयर विल। यहाँ पर वही बात जो मैंने आपको बताई कि एक पर्सन ऐसी पावर होल्ड कर रहा है कि वो दूसरे को इन्फ्लुएंस कर देगा, वो वीकर पार्टी है, और वो इंड्यूस कर देगा कि आप क्या कीजिए, इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कीजिए। उनकी विलफुल नहीं है, विल नहीं है उनकी उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने में, उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाने में, तभी होगा। ठीक है। और सेक्शन 19 है, अब सेक्शंस को ना रिलेट करके चलना होता है। ऐसा नहीं है कि एक सेक्शन पढ़ लिया बस बात खत्म। सेक्शन 19 है अपना कॉन्ट्रैक्ट का क्या बोलता है कि अब मान लो ऐसा हो गया। अब क्वेश्चन यही आता है कि अगर मान लो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो गया हमारे साथ, हमने किसी के अनड्यू इन्फ्लुएंस में आके कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, अब उसके बाद क्या होगा? देखिए वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है, वॉइडेबल हो जाएगा। अब इसको एक और बात समझिएगा, ऐसे ऐसी चीजों को, ऐसे जो इंडियो इन्फ्लुएंस में आपने काम किया है, इनको हम क्या बोलेंगे? एग्रीमेंट। एन एग्रीमेंट ये वही इन्फोर्सेबल बाय लॉ वाली बात हो गई, तो इसको हमने क्या बोलना है? लॉ। वर्ड्स पे बहुत ही प्रेशराइज करता है। तो एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ दैट पार्टी हुज कंसेंट वाज टेकन बाय इंड्यूसिंग हिम और हर। वॉइडेबल मतलब देखो कि ए जो हस्बैंड ने इंड्यूस किया था बी को कि आप अपने फादर की प्रॉपर्टी अपने नाम करवाइए, तो यहां पर बी के पास ऑप्शन है कि बी या फिर तो इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करे, तब तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। लेकिन वी अगर बोलेंगी कि मुझे नहीं, ये बाद में बोलेंगी कि ये मुझे नहीं कॉन्ट्रैक्ट करना था, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये वॉइडेबल हो जाएगा, फिर इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो ये किसकी ऑप्शन पे डिपेंड करता है? जिसके साथ आप अनड्यू इन्फ्लुएंस कर रहे हो, उसकी ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कि नहीं। राइट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आई होप आपको ये बिल्कुल टॉपिक कवर हो गया होगा। नेक्स्ट चलो, ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू बाय हिज हाउस फॉर ₹50,000 इफ ही इज एबल टू सिक्योर अ बैंक लोन फॉर दैट अमाउंट। कॉन्ट्रैक्ट इज, यहां पर सीधे सीधे ए ने क्या बोला बी को कि ठीक है कि मैं आपका घर खरीदूंगा। ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू बाय हिज हाउस फॉर 50,000। अगर मुझे बैंक ने क्या दिया, लोन दे दिया, तो मैं आपका घर खरीदूंगा। यहाँ पर ये बात हुई। अब इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या कहा जाता है? क्या ये वॉइड है फॉर वेगनेस की? मतलब ये तो वेग है कि आप क्या कॉन्ट्रैक्ट करो कि आप जब तक आपको लोन मिलेगा तब तक आप घर खरीदोगे, इस तरह से बात हो रही है। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट है, हम पढ़ेंगे, हम समझेंगे वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है या फिर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। चलिए ए बी सी डी में से क्या इसका आंसर होगा, बताइए मुझे। ए बी सी डी, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन, दैट इज कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें क्या मेंशन किया होता है कि कोई इवेंट होगा। ठीक है। यहां पर क्या बोला गया कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, मैं आपका घर खरीदूंगा जब मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे इस घर खरीदने के लिए एक लोन मिल जाएगा बैंक से। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक हैपनिंग ऑफ एन इवेंट पे यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट जो है रिलाई कर रहा है कि अगर उनको लोन मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो क्या कर सकते हैं। तो दीज टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉल्ड कॉन्टिजेंट। एंड व्हाट आर वीजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स? वीजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो बिल्कुल ही किस पे रिलाई करते हैं? मनी पे, कि फिर आप मनी जो है वो विन करोगे या फिर मनी लूज करोगे। जैसे लॉटरी हो गया अपना। ठीक है। लॉटरी पे क्या होता है, मतलब आप लॉटरी जो परचेज करते हो होते हो, या फिर तो आपको पैसे मिलेंगे अगर आप वो लॉटरी, आप क्या हो गया, अगर लग गई आपकी लॉटरी। तो ये वेजरिंग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ये बिल्कुल वॉइड होते हैं। दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। राइट। वेजरिंग, तो यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी कि लॉटरी लॉटरी भी जो है वो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में आता है। ठीक है। और कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ क्या होता है हमारा, जो सर्टेन इवेंट पे रिलाई करता है। और किस सेक्शन में बात की गई है? सेक्शन 31 बात करता है हमारा चैप्टर 3 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, कि या फिर तो मैं ये घर खरीदूंगा अगर मुझे पैसा मिल गया, या फिर अब मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। ये मतलब नहीं कर पाऊंगा, जो अगर ये अलग फैक्टर आ गया। ठीक है। इफ सम इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन, कि अगर ये बात होती है तो मैं ये कर पाऊंगा, या फिर अगर ये बात नहीं होती तो मैं ये करूंगा। ठीक है। तो हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, उस पर ये क्या करता है, रिलाई करता है। जो हमारे कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दीज टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉन्टिजेंट। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, ए प्रोमिसेस बी। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे ज्यादातर क्वेश्चंस क्या इलस्ट्रेशन बेस्ड, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे आपको जो क्वेश्चन आएंगे सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट के भर भर के क्वेश्चन आते हैं आपके इलस्ट्रेशन से, भर भर के। तो ये आपको समझना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि क्या है, आप जब आप इलस्ट्रेशन समझ लेते हो ना, आपको टॉपिक बहुत अच्छे कवर हो जाता है, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाता है। तो इसीलिए इलस्ट्रेशन पढ़ना भी बहुत जरूरी है, और सीधे सीधे आपको इलस्ट्रेशन आ जाएंगे।
अब ये जो इलस्ट्रेशन है वो सीधे-सीधे बेयर एक्ट की इलस्ट्रेशन है, ठीक है? वो बात मैं बताऊँगी आपको कि कौन से सेक्शन के किस कौन-सी नंबर की ये इलस्ट्रेशन है। A promises B to drop a prosecution which he has instituted against B for robbery and B promises to restore the value of things taken. The agreement is सीधे A ने क्या बोला? A के साथ रॉबरी हुई होगी, B ने की होगी। A ने क्या बोला कि मैं आपके ये चार्जेस जो रॉबरी के आपके ऊपर लगे हैं, उनको ड्रॉप आउट कर दूँगा। और बी ने भी क्या प्रॉमिस किया कि ठीक है, जितने भी वैल्यू आपसे मैंने ली थी, जो भी मैंने आपसे चीज़ें ली थी, वो मैं आपको वापस कर दूँगा। ये इनका आपस में मामला चला। अब इस टाइप का एग्रीमेंट क्या होगा? वैलिड होगा, इनवैलिड होगा, वॉइड होगा या फिर वॉइडेबल होगा? चलिए इसका आंसर दीजिए, बताइए। वैलिड, इनवैलिड, वॉइड, अवॉइडेबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आपको कोर देखना है कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। ए, बी, सी, डी। चलिए, देखिए तो इसका आंसर जो करेक्ट बन जाएगा, वो बन जाएगा सी ऑप्शन। क्यों बनेगा यहाँ पे सी ऑप्शन? मतलब आप बोलोगे कि एक तरह से ये भी तो देखो कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ कि यहाँ पे एक पर्सन ने बोला कि एक पर्सन ने एक प्रॉमिस किया, दूसरे ने दूसरा प्रॉमिस किया, ठीक है? यहाँ पर लेकिन या बंधु देखो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट हमारा बिल्कुल अनलॉफुल है। क्या है ऑब्जेक्ट? अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। क्यों है ये अनलॉफुल ऑब्जेक्ट? क्योंकि यहाँ पर सीधे क्या बात की गई? ए ने हमारी बात की है कि मैं आपके रॉबरी के जो चार्जेस हैं, उनको ड्रॉप आउट कर दूँगा। अब क्रिमिनल यहाँ पे अगर हम क्रिमिनल यहाँ पे ऑफेंस हुआ है, ठीक है? ऑफेंस यहाँ पे क्या हुआ है? रॉबरी हुआ है। अब आपने हमेशा देखा होगा एक चीज़ कि जब भी क्रिमिनल केस की बात आती है, तो ऐसा नहीं आता वर्सेस पार्टी नहीं आती, वर्सेस स्टेट आता है, वर्सेस स्टेट आता है। व्हाई? बिकॉज़ अगर आपने कोई भी क्रिमिनल एक्ट किया है, वो किसी एक पर्सन के खिलाफ नहीं किया होता, आपने पूरी स्टेट के खिलाफ किया है। आप एक ऑफेंडर हो, एक पर्सन के साथ किया है, दूसरे के साथ करोगे, तीसरे के साथ करोगे, तो ये वर्सेस स्टेट आता है यहाँ पे। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल है कि यहाँ पे आप जो ऑफेंडर है, उसके चार्जेस ड्रॉप आउट करने की बात कर रहे हो। ठीक है? तो ये अपना आ गया वॉइड और ये किस सेक्शन में बात की गई है? देखिए कि कौन से ऑब्जेक्ट्स लॉफुल होंगे, कौन से ऑब्जेक्ट्स अनलॉफुल होंगे, वो बात की गई है। व्हाट कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल एंड अनलॉफुल, सेक्शन 23 बात करता है। ठीक है? और ये जो इलस्ट्रेशन है वो सेक्शन 23 की एच इलस्ट्रेशन, 23 की एच इलस्ट्रेशन है ये वाली इलस्ट्रेशन, राइट? आई होप आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है तो क्या होगा? तो वॉइड होगा क्योंकि यहाँ पर किसके ड्रॉप आउट की बात की है? क्रिमिनल एक्ट के ड्रॉप आउट की बात कर रहे हो आप चार्जेस की। ठीक है? चलिए नेक्स्ट चलिए। इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स इज प्रोवाइडेड अंडर। अब ये सीधे सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ गया। कैसा आ गया? सेक्शन बेस्ड। अभी तक हमने किस तरह से हमने एक स्टार्टिंग में हमने बेसिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का देखा, उसके बाद में हमने इल्यूस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन हम अच्छे से देख रहे हैं, हमने केस लॉ, आपको केस लॉ भी एक हो गया, अब हम सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। आपका किस तरह से काम हो रहा है, किस तरह से टॉपिक कवर हो रहे हैं, आप देख रहे हो? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके सेशन में जाते हैं। तो बताइए अब मुझे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स इज प्रोवाइडेड अंडर, कि मतलब आप तो रास्ते में जा रहे थे, मैं तो रास्ते में जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था टाइप, तो आप रास्ते में जा रहे थे और आपको बहुत ज्यादा बार ऐसा होता है कि सड़क में पैसे पुसे मिल जाते हैं या फिर आपको किसी का वॉलेट मिल गया, पर्स मिल गया, ये सब हो गया, तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी? ये कहाँ पर दिया गया है? ठीक है, बताइए मुझे। सेक्शन 68, सेक्शन 69, 70 और 71, ए बी सी डी, क्या इसका आंसर होगा? ए बी सी डी। चलिए, फाइंडर ऑफ गुड्स, कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आपको किसी के गुड्स जो हैं मिल जाते हैं, ठीक है? तो ये सेक्शन किस बारे में बात करता है? सेक्शन 71 हमारा बात करता है पोजीशन ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, कि आपको अगर गुड्स किसी के मिल गए तो आपकी क्या पोजीशन है। सीधे यहाँ पर क्या बात की गई है? अ पर्सन हु फाइंड्स गुड बिलोंगिंग टू अनदर एंड टेक्स देम इनटू हिज कस्टडी इज सब्जेक्ट टू द सेम एज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बेली। क्या आपको गुड्स मिल गए और आपने अपनी वो कस्टडी में, किसी का वॉलेट था और आपने अपनी कस्टडी में रख लिया, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी तरह बनेगी? सेम एज बेली। अब ये बेली क्या हो गया? ठीक है, बेली हमारा बेलमेंट में आता है, बेलमेंट हमारा सेक्शन 148 और चैप्टर हमारा आता है 9। ठीक है, बेलमेंट क्या होता है? बेलमेंट में मतलब कि अगर आपने किसी को अपना क्या दिया, गुड दिया फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है, कि आपने मान लीजिए अपने घर की चाबी किसी को, ए पर्सन ने अपने घर की क्या दी, चाबी दे दी बी को, ठीक है, की दे दी, तो यहां पर क्या हुआ? ये बेलमेंट हो गई किसी स्पेसिफिक, कि मेरे घर का ध्यान रखना आप,
ये बोला कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, आप मेरे घर का प्लीज ध्यान रखिएगा और ये रखिए चाबी की, अगर कोई आ गया तो देख लीजिएगा, खोल दीजिएगा दरवाजा। एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए यहाँ पे ये बेलमेंट हो। और जिसने ये दिया है, ये चाबी दी वो बेलर, और जिसके पास दी वो बेली, जिसके पास वो चीज है। और यहाँ पर हमारे बात भी होती है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि क्या ड्यूटीज होती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और क्या राइट्स होते हैं बेली के। ठीक है, तो यहाँ पर भी सीधे बात की गई कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बेली की होगी वही उस पर्सन की भी होगी जिसको, मान लो सड़क में चलते चलते आपको किसी के गुड्स मिल गए, ठीक है, तो वो सेम हो। मतलब आपको विद प्रॉपर केयर उस सामान को रखना पड़ेगा। और ये भी आपको राइट भी दिए गए हैं कि मान लो अगर आपने उसको केयर करते करते आपने अपना ही पैसा लगा दिया कुछ, ठीक है, या फिर बहुत टाइम हो गया और आपने उसको रखा हुआ है अपने पास, बहुत अच्छे केयर से रखा हुआ है, तो आप फिर यहाँ पर ए पर्सन से क्या कर सकते हैं, कॉम्पनसेशन डिमांड कर सकते हैं, या फिर आप वो गुड्स को रिटेन करके रख सकते हैं जब तक वो आपको ये कॉम्पनसेशन नहीं देता जो आपने खुद के अपने पैसे लगाए हैं उसको केयर करने में। ठीक है, नहीं तो वो चीज डिस्ट्रॉय हो जाती, खत्म हो जाती, राइट। तो दिस इज समथिंग जो हमारा फाइंडर ऑफ गुड्स की बात करता है कि अगर आपको मिल गए तो किस तरह से काम होगा अगर आपको किसी गुड्स मिल गए। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इनकॉर्पोरेट्स रूल्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सीधे पहले तो क्वेश्चन को ये समझो कि सेक्शन 73 में इनमें से कौन सा केस लॉ अप्लाई हो रहा है। अच्छे से देखो, ईस्ट हेम बीसी वर्सेस बर्नार्ड सनले एंड सन्स लिमिटेड, Shearson Alhaman Button versus McLean Watson and Company Limited, Hedley versus Baxendale and Fish versus Campton। कौन सा केस है जो सेक्शन 73 में अच्छे से बात करता है। सेक्शन 73 को हमने एनालाइज करना है कि क्या होता है। मैं नहीं बता रही हूँ अभी आपको सेक्शन 73 क्योंकि मुझे अच्छे से ये क्वेश्चन आपके, अगर आपको आता होगा, क्योंकि अगर बता दूंगी आप बोल दोगे अरे मैम आपने क्यों बताया। पहले इस क्वेश्चन को मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा, उसके बाद अच्छे से इसको एनालाइज। चलिए, इज इट ए, इज इट बी, इज इट सी? सेक्शन 73, तो जो इसका आंसर है वो करेक्ट होगा सी ऑप्शन, हेडले वर्सेस बेक्स। बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आ जाता है हमारा। किसके बारे में बात करता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है कि मतलब ए ने आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने तोड़ दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, नहीं किया, तो अब आपको क्या मिलेगा, आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा, आपको डैमेजेस प्रोवाइड किए जाएंगे, जो भी आपको डैमेजेस होंगे। तो यहाँ पर 73 में यही बात की गई है, सेक्शन 73 में। और सेक्शन 73 में ये रूल अप्लाई होता है हेडले वर्सेस बेक्सनडेल का। इस केस में क्या बात की गई, अब देखिए, अब ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ कि मुझे आपकी शॉप से, मान लो बी की हलवाई की शॉप है, बी जी हमारे हलवाई हैं, और ए ने क्या बोला कि मुझे आपसे 50 डब्बे जो हैं वो 50 जो डब्बे हैं वो मुझे कब चाहिए, वो 2 मार्च को चाहिए। ठीक है, 2 मार्च को चाहिए। लेकिन ए ने इस और बी ने बढ़िया ये लड्डू बनाए, 50 जो डब्बे थे वो पैक भी कर दिए, लेकिन ए ने उनको मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया। तो यहाँ पर अब देखिए बी को डैमेजेस तो पे करने पड़ेंगे ए को, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने अपनी लेबर लगाई होगी, उन्होंने अपनी जो सामान है वो सब लगाए होंगे, तो डैमेजेस तो पे करने पड़ेंगे ए को। अब हार्डले वर्सेस बेक्सनडेल ने क्या बोला, हार्डले वर्सेस बेक्सनडेल ने ये बोला कि कॉम्पनसेशन तो पे करना है, क्योंकि जिसके साथ ब्रीच हुआ है उसको तो कुछ जो डैमेजेस हुए हैं वो तो कॉम्पनसेशन करना है, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए वो भी कॉम्पनसेशन पे करने की। मतलब मान लो कि अगर बी का यहाँ पर खर्चा हुआ 70K, तो ऐसा नहीं होगा बी यहाँ पर इनसे मानने लग जाए कि मुझे 50 लाख रुपीस दीजिए। ये कहाँ का इंसाफ हुआ भैया। ठीक है, कि कॉम्पनसेशन मांगने की भी एक लिमिट रखनी है, ये हमारा केस लॉ बात करता है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी अगर कैप नहीं होगा, कोई लिमिट नहीं होगी, तब तो कॉन्ट्रैक्ट करने से भी लोग डरेंगे कि अगर बाई चांस अगर हमसे नहीं हो पाया, निभ नहीं पाया, ब्रीच हो गया, तब तो पता नहीं कितना भी अमाउंट मांग सकते हैं जो दूसरी पार्टी है। ठीक है, तो एक लिमिट होनी चाहिए, ये बात की हमारे इस केस लॉ में। और 2 फैक्टर्स दिए गए कि अगर लिमिट भी प्रिस्क्राइब करेंगे तो 2 फैक्टर्स को देख के करेंगे, एक जनरल डैमेजेस और एक कॉन्सिक्वेंशियल और स्पेशल डैमेजेस। ठीक है, तो जनरल डैमेजेस में मतलब सीधे सीधे बात हुई, यहाँ पर इसी एग्जाम्पल को ले लो कि ए पर्सन था, ए ने वो लड्डू नहीं लिए, अब उसको कितने पैसे बी को देने पड़ेंगे, जितना भी उसको ये डैमेज हुआ है, मतलब लेबर के वो जो खर्चा होगा, या फिर जो उसने अपनी चीजें लगाई हैं, शक्कर लगाया है तो कितना अमाउंट का लगाया है, कितने पैसे का लगाया है, ये जो जनरल डैमेजेस हो ये उनको पे करने पड़ेंगे, राइट। अब लेकिन मान लो, अब दूसरा एग्जाम्पल ले लो, ये स्पेशल डैमेजेस क्या होते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, ए और बी। ए ने क्या कहा कि मैं आपको जो है वो डिलीवर करूंगा सर्टेन कपड़ा, मान लो ए की कपड़े की फैक्ट्री है,
और ए ने कहा कि मैं आपको सर्टेन कपड़ा जो है वो 2 मार्च को डिलीवर करूँगा पक्का, ठीक है? इनका आपस में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा। तो लेकिन ए ने ये जो कपड़ा है वो 2 मार्च को डिलीवर नहीं किया, उन्होंने बोला मेरे से नहीं हो पाएगा, ठीक है? अब बी का यहाँ पे क्या था? बी का जो स्पेशल डैमेजेस क्या हुए, क्योंकि बी को ये कपड़ा क्या करना था, किसी के घर में शादी थी और वो वहाँ पे प्रोवाइड करवाना था ये सारा का सारा कपड़ा। ठीक है? तो उनके माइंड में ये था। तो यहाँ पर ये एक 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 सिचुएशन आ गई, ठीक है? तो उसके बेसिस के ऊपर अब यहाँ पर जो वो शादी वाला घर है, वो भी इनको कह रहा है, ठीक है? कि आपने हमारा जो हमारे उनके साथ इनका आपस में हुआ होगा कॉन्ट्रैक्ट कि आप हमको सारे के सारे कपड़े लेकर आओगे। तो यहाँ पर जो ये डैमेजेस इस तरह से पे करने पड़े, क्योंकि ये कॉन्सिक्वेंशनल डैमेजेस आ गए, ठीक है? उनके माइंड में ये चल रहा था कि मुझे उसको बाद में पैसे देने हैं, ठीक है? उसको कपड़े देने हैं। तो इस तरह के डैमेजेस हो गए स्पेशल डैमेजेस। लेकिन आपको स्पेशल डैमेजेस कब मिलेंगे, जब आपने ये बात बी को बताई हुई होगी। बी को अगर आपने अब बी ने ये बात ए को बताई हुई होगी कि मुझे शादी के घर में ये कपड़े देने हैं तो टाइम पे बना देना, ठीक है? अगर नहीं बताया होगा तो स्पेशल डैमेजेस नहीं मिलेंगे, तो जनरल डैमेजेस मिलेंगे। ये यहाँ पर प्रॉपर बात की गई। कौन सा केस? हेडले वर्सेस बेक्सनडेल का केस आ जाता है यहाँ पे। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लोग कहते रह सोचते रहते हैं कि मतलब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, किसी ने हमारा के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो तोड़ दिया, अब उसके बाद क्या? हम क्या करें? किस तरह से हम पैसे माँगे और कितना पैसा माँगे? ये है। आपके सारे सवालों का जवाब इस टॉपिक में आ गया। चलिए, तो आई होप जितना आज हमने किया, जितने क्वेश्चंस आप आज हमने किए वो आपको पूरे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने टॉपिक किए। ज़्यादातर देखिए 10 क्वेश्चन आज हमने किए थे और 10 के 10 के जो टॉपिक हैं वो अच्छे से किए। हमने आज केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन किए हैं, हमने आज इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन किए हैं, हमने सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस किए हैं, राइट? तो इतने तरह से के आपके क्वेश्चन हुए और स्टार्टिंग में हमने बेसिक भी देखा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, डेफिनिशन पार्ट की तरह भी क्वेश्चन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था आपका और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम सेशन में मिलते हैं, तब तक आप प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का मेजरली। थैंक यू सो मच।